मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छा सीरीज जिस सीरीज में आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशंस के बारे में आपको नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप एनआईएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हैं तो किस तरीके से आपको उसकी प्रिपरेशंस करनी है, कितने उसमें चैप्टर रहने वाले हैं, कितने का ये मार्क्स रहने वाला है ये एग्जामिनेशंस, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशंस की आपको प्रिपरेशन करनी है तो करीबन जो चैप्टर रहने वाले हैं वो 12 चैप्टर रहने वाले हैं। अब कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप एक एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का टाइप है। तो सबसे पहले आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कितने टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड के क्या रोल्स होते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो क्या आपके पास लीगल रेमेडीज या लीगल स्ट्रक्चर्स रहने वाला है, कौन कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है, अगर म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं तो मुझे उनका किस तरीके से सिलेक्शंस करना है, टैक्सेशंस क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विस क्या होती है इसके अंदर, किस तरीके का रिस्क और रिटर्न इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो आपको बेसिकली इन चैप्टर्स का आपको नॉलेज होना बहुत नेसेसरी है। यही चैप्टर्स आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इस सीरीज एनआईएसएम के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज में, उस चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पहला टॉपिक है इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स। सेकंड जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। थर्ड जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं। फोर्थ जो टॉपिक रहने वाला है वो है इन्वेस्टमेंट के रिस्क क्या क्या हैं, रिस्क मेजर एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस तरीके का आपका डिसीजन होता है, रिस्क प्रोफाइल्स क्या हैं, किस तरीके से आपको एसेट्स को एलोकेट करना चाहिए, अगर मान लीजिए आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल की मदद लेते हैं तो क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। तो इस चैप्टर का जैसे आपको नाम पता चल रहा है लैंडस्केप, तो लैंडस्केप का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, मतलब लाइक जैसे आप घर बना रहे हैं तो घर बनाने से पहले आप लोग क्या करते हैं उसका एक लैंडस्केप तैयार करते हैं कि घर मेरा कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा। उसी तरीके से जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप होता क्या है। तो मान लीजिए जैसे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो उसका मैं जो जो पैसा डालने वाला हूं वो मैं पैसा कहां डालूं, अगर मैं पैसा डालता हूं तो मेरे जो इन्वेस्टमेंट है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो क्या कोई इकोनॉमिकल कंडीशंस तो इफेक्ट नहीं करेगी, कोई पॉलिटिकल कंडीशंस तो इफेक्ट नहीं करेगी, क्या इंटरेस्ट रेट मेरे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर सकती है। तो ये सब लोग हम देखने वाले हैं डिटेल में इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के चैप्टर में। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के बारे में जानकारी से पहले देखते हैं कि सर ये इन्वेस्टर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर होते हैं उनमें सबसे पहला जो टाइप है वो है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है? रिटेल इन्वेस्टर हैं हम लोग जो बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं छोटे छोटे अमाउंट के रूप में। फिर दूसरा आता है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो सब लोगों से पैसा लेते हैं और एक मोटे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कहीं बहुत अच्छी जगह। कौन है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? जैसे लाइक इंश्योरेंस कंपनी, हैज फंड, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, ये सब कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। थर्ड है सॉवेरियन वेल्थ फंड। तो सॉवेरियन वेल्थ फंड कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट जो भी कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान निकालती है तो हमको बोलते हैं सॉवेरियन वेल्थ फंड। फैमिली ऑफिसर, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फैमिली, बहुत पैसे वाले लोग हैं तो उनके फंड को कौन मैनेज करता है? आपको पता है उनके फंड को एक सीए या बहुत अच्छा कोई उनका जो नॉन होगा वो मैनेज करेगा। तो वो कौन सा इन्वेस्टर है? फैमिली ऑफिसर। अब मुझे ये तो पता चल गया कि इन्वेस्टर के ये टाइप होते हैं। सर अब मुझे जो पैसा लगाना चाहिए या मुझे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो मैं कहां कहां कर सकता हूं, कौन कौन से एसेट्स हैं
जहां पे मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं एसेट्स के बारे में। तो पहला है इक्विटी और स्टॉक्स। अगर मैं पैसा लगा रहा हूं शेयर्स के अंदर, तो मैं इक्विटी और स्टॉक में पैसा लगाऊंगा। मान लीजिए मैं कोई गवर्नमेंट बोर्ड में भी पैसा लगा सकता हूं, जैसे गवर्नमेंट का कोई भी बॉन्ड हो, जनरली जैसे एफडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। रियल एस्टेट, मैं प्रॉपर्टी में पैसा लगा दूं। मैं कोई इन्वेस्टमेंट कोई कंपनीज में पैसा लगा दूं। कॉमोडिटीज, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, इनमें मैं इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दूं। या मैं मेरा पैसा लगा दूं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्रिप्टो करेंसीज में या हेज फंड में। तो ये एसेट्स हैं जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। जो पहला एसेट्स उसका नाम है इक्विटीज, सेकंड है फिक्स्ड इनकम, थर्ड है रियल एस्टेट, फोर्थ है प्राइवेट इक्विटीज, फिर है कॉमोडिटीज, फिर है अल्टरनेटिव एसेट्स। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर, जब हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजन अगर हम लेते हैं, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहला जो फैक्टर है वो इकोनॉमिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक किस तरीके से, जैसे इकोनॉमी होती है वो किस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है। मान लीजिए, जैसे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे। अगर लोग लोन कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होगा। तो इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है। उसके बाद आता है इन्फ्लामेशंस। देखिए, अगर हाई इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाएगा, लाइक जैसे आपको पता है कभी प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी प्रॉपर्टी की डिमांड गिर जाती है। तो मान लीजिए हमने हाई रेट में तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जब बेचने पे जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी बिकेगी बहुत कम रेट पे। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशंस भी हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है। तो पहला कौन कर रहा है? इंटरेस्ट रेट। सेकंड, इन्फ्लामेशंस। थर्ड है इकोनॉमिकल ग्रोथ, जीडीपी। जीडीपी कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है। जैसे लाइक मान लीजिए जीडीपी का मतलब है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इंक्रीज मोर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए, अगर मान लीजिए लोग बहुत ज्यादा हैं और जॉब्स है उनके कंपेयर में बहुत कम, तो जब जॉब्स नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारे इंटरेस्ट को क्या करती है, या इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है। उसके बाद आता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो इंडिया की करेंसी है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे यूएस से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, कि भाई हमारी करेंसी या हमारा रुपया कमजोर तो नहीं है कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज से। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट को जो इफेक्ट करता है वो है सबसे पहला इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हमने जो स्टडी किया वो है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लामेशंस, इकोनॉमिकल ग्रोथ जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एक्सचेंज रेट। फिर जो सेकंड जो हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है वो है पॉलिटिकल्स एंड लीगल फैक्टर। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अगर नई गवर्नमेंट बनेगी तो नई गवर्नमेंट के अपने टैक्सेशन रूल होंगे, अपना इंटरेस्ट रेट होगा, बहुत सारे नई नई कंडीशंस होगी, करप्शंस भी हो सकता है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट्स है, कल कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, कल कोई और गवर्नमेंट आएगी, तो सब गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से नए नए रूल्स और नई नई पॉलिसीज बनाते हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर में है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या आता है? टैक्स रेट, सब्सिडीज, ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट रूल्स, रेगुलेशंस, किस तरीके के रेगुलेशंस बना रहे हैं, करप्शन एंड रूल्स ऑफ लॉ। तो हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा वो इन्वेस्टमेंट को जो अफेक्ट करते हैं वो इकोनॉमी, सेकंड पढ़ा हम लोगों ने पॉलिटिकल। थर्ड जो जो पॉइंट्स है वो है फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस। फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन कैसे? लाइक मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया स्टॉक के अंदर,
बट जिस स्टॉक में मैंने पैसा डाला वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसमें लिक्विडिटी नहीं है, मैंने जहाँ पैसा डाला वहाँ पे मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल मार्केट है वो डिपेंड करता है कि आपने स्टॉक मार्केट आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस स्टॉक में या वहाँ पे लिक्विडिटी कैसी है, वहाँ पे जहाँ पे आपने जो एसेस टू कैपिटल मतलब जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वहाँ पे इजीली आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट किया है कहीं उससे अच्छा रिटर्न तो आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं मार्केट की कंडीशंस भी हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है। तो हम लोग अब जो चौथा जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेंगे। जैसे भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो पुरानी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं रिमूव होती जा रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिस तरीके से पहले लोग कैमरा खरीदना पसंद करते थे, बट जब से मोबाइल आए और मोबाइल में एक अच्छा कैमरा आने लगा है तो निकॉन जैसी कंपनियां, कैनन जैसी कंपनियां, उनके कैमरे बिकना थोड़ा कम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एआई टेक्नोलॉजी हो गया या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या इनोवेशंस, ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। और पांचवा जो पॉइंट्स है वो है सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। तो सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर में आपको बताता हूं मैं। जैसे मैं एक एक विलेजर हूं, आप सिटी से बिलोंग करते हैं, तो मेरा कल्चर आपका कल्चर, मेरी सोसाइटी आपकी सोसाइटी टोटली डिफरेंट है। तो जब हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर भी बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए डोमिनोज का पिज्जा एक शॉप्स है, वो कहाँ ज्यादा चलेगी, ऑब्वियसली सिटी में चलेगी। गांव में डोमिनोज का शॉप नहीं चलेगा। तो जहां मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो इन्वेस्टमेंट मेरा राइट है, क्या मैंने पूरा स्ट्रक्चर्स देखकर इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहला कौन सा है सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर में, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, कि भाई पॉपुलेशंस क्या है, वहां पे अर्बनाइजेशंस है क्या नहीं, वहां पे जो हमने जो ग्रोइंग मिडिल क्लासेस क्रिएट डिमांड, वहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो रही है क्या नहीं हो रही है। लोग, जहां मैंने इन्वेस्टमेंट किया है कि हाँ वहां के लोग एजुकेटेड हैं क्या नहीं। अगर जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो और लोग भी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए आने चाहिए। तो इसलिए सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर भी मेरे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है। फिर सिक्स्थ है बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि हम लोग जब भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे ब्रेन्स में 10 चीजें चलती हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे भाई मैंने मान लीजिए जिस स्टॉक में पैसा डाला या जिस बॉन्ड में पैसा डाला, वो स्टॉक बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, वहां से एक अच्छी रिटर्न आएगी क्या नहीं आएगी। तो अभी तक जो हमने जो फैक्टर देखे हैं जो इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं, उनमें सबसे पहला जो फैक्टर वो है इकोनॉमिकल। क्या है, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल हमने क्या डिस्कस किया, इकोनॉमिकल में हमने डिस्कस जो किया है वो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लामेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने किया पॉलिटिकल्स फैक्टर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट चेंज होगी तो नए टैक्सेशन रूल, नई पॉलिसीज, नए लॉज होंगे, वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेंगे। फिर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, मार्केट कंडीशन। फिर नई एआई टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशंस, वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं। फिर सोशल एंड डेमोग्राफिकल फैक्टर्स आ गया और लास्ट में था बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। फिर जो सेवंथ नंबर का जो फैक्टर है वो ग्लोबल। ग्लोबल कैसे, जैसे मान लीजिए अभी मैं क्रूड ऑयल की एक लेटेस्ट बात मैं आपको करता हूं। जैसे इसराइल और ईरान में अचानक से फाइट हो गई तो क्रूड ऑयल का भाव क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया।
जब क्रूड ऑयल का भाव बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा, हमारे प्रोडक्ट्स भी महंगे होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी भी स्लो होगी। तो ये जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स है या ग्लोबल जो ग्लोबल्स जो मार्केट या ग्लोबल जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर जो सेकंड टॉपिक जो मैंने आपको बताया कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, फिर मैंने आपको बताया एसेट्स कौन कौन से होते हैं, फिर जो चौथा मैंने आपको बताया वो बताया है मैंने आपको कि इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स और उनके क्या क्या फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। तो सबसे पहला जो टाइप है इन्वेस्टमेंट का वो है सेविंग अकाउंट। भाई मैंने अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डाल के रखा हुआ है। तो जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा डाल के हम लोग रखते हैं वो क्यों रखते हैं? भाई कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम लोग तुरंत लिक्विडेट होता है मनी, हम तुरंत पैसा निकाल लेंगे और रिस्क उसमें क्या होता है, बहुत कम, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा है। फिर हमने क्या किया, कोई बॉन्ड करवा लिया, क्या करवा लिया, इसे एफडी करवा ली। क्या करवा लिया हमने? एफडी। तो एफडी में रिस्क क्या होता है, लो होता है और कुछ हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है। उसके बाद आता है बॉन्ड। क्या आता है? बॉन्ड। भाई बॉन्ड आप कोई सा भी, जैसे एलआईसी आप करवा लीजिए या कोई आप ऐसे बॉन्ड में पैसा डाल दीजिए जहां पे 2 से 10 साल तक आपका पैसा बॉन्ड में रहेगा और वहां से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आती रहेगी और रिस्क भी क्या रहेगा, कम। फिर आता है म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, आप स्टॉक में पैसा डाल सकते हैं, आप इंडेक्स में पैसा डाल सकते हैं। पर इनमें अगर आप पैसा डालेंगे तो इसमें रिस्क भी ज्यादा रहेगा। पर कंपेयर टू म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स, स्टॉक में रिस्क ज्यादा होता है और म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है। और ईटीएफ में भी आप पैसा डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं रियल एस्टेट सेक्टर में, गोल्ड में, क्रिप्टो करेंसीज में मैं अपना पैसा डाल सकता हूं। मैं कोई प्राइवेट इक्विटी में अपना पैसा डाल सकता हूं या मैं कोई ऐसा कोई पेंशन फंड या रिटायरमेंट में मैं क्या डाल सकता हूं, पैसा। तो हम लोगों ने जो पांचवा जो टॉपिक डिस्कस किया है वो इन्वेस्टमेंट के टाइप और उनके फाइनेंशियल गोल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम लोग एक बार छोटा सा बेसिक चीज देखना चाहते हैं कि भाई हम लोग जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनके ड्यूरेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो ड्यूरेशंस हम लोग जो डिफाइन करते हैं इन्वेस्टमेंट के, वो हम लोग डिफाइन करते हैं हमारे गोल के हिसाब से। भाई मुझे ये पैसा कब चाहिए, मुझे ये पैसा कब खर्च करना है। मान लीजिए मुझे पैसा चाहिए 1 से 2 साल में, तो मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट या जो मेरा गोल्स है ये शॉर्ट टर्म हो गया। पर मुझे मान लीजिए पैसा चाहिए 3 से 7 साल में, तो ये मीडियम टर्म्स गोल हो गया। और मुझे पैसा चाहिए 20 साल में, मेरा जो बच्चा है या मेरी जो बेटी है मुझे उसकी शादी करनी है, उसको पढ़ाना है और मुझे पैसा चाहिए कम से कम 20 साल बाद या 15 साल बाद, तो वो कौन सा गोल हो गया, लॉन्ग टर्म गोल। तो कितने तरह के फाइनेंशियल गोल होते हैं, 3 तरह के। शॉर्ट टर्म, जब पैसा 1 से 3 साल के लिए कहीं आप डालना चाहें। फिर मीडियम टर्म, फिर है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का एग्जांपल, जैसे कहीं वैकेशन पे घूमने जाना है, कोई कार बाई करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा सकता हूं मार्केट के अंदर या किसी ऐसे बॉन्ड के अंदर। फिर 3 से 7 साल के लिए मुझे पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है। भाई मेरा गोल है कि भाई मेरे को 7 साल बाद या 8 साल बाद मेरे को एक घर खरीदना है, या मुझे कोई डाउन पेमेंट मुझे घर का देना है, या मुझे 10 साल या 7 साल बाद मुझे कोई 3 से 7 साल बाद मुझे कोई छोटा कोई और भी मुझे काम हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना पैसा डाल सकता हूँ म्यूचुअल फंड के अंदर। और मुझे लॉन्ग मेरा कोई है कि मेरे को मेरे बच्चे की शादी या पढ़ाना है 20 साल बाद, अभी 1 साल का है या 1.5 साल का आपका बच्चा है, तो आप पैसा डाल सकते हैं 20 साल के लिए प्रॉपर्टी के अंदर, आप इंडेक्स के अंदर या स्टॉक्स के अंदर। तो आप कहीं पे भी पैसा लगा सकते हैं। तो 3 तरह के बेसिकली हमारे गोल हो सकते हैं। फिर एक गोल हमारा ये भी हो सकता है
कि भैया हमें कुछ एक इनकम आती रहे हर 2 महीने 3 महीने या 1 महीने में, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑनगोइंग इनकम। जैसे भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो मुझे रिटायरमेंट के बाद एक इनकम आती रहे, या मेरे को एक कोई बेसिकली डिविडेंड या सैलरी आती रहे। फिर एक जो नेक्स्ट जो गोल्स होता है वो हो सकता है हमारा स्पेकुलेटिव ग्रोथ। ये स्पेकुलेटिव ग्रोथ क्या होती है कि भाई मैंने क्या किया, अभी अपना एक पैसा लगा दिया। कहाँ लगा दिया? मैंने स्टॉक्स में लगा दिया, क्रिप्टो करेंसीज में लगा दिया। पर यहाँ पे क्या होता है सर, अगर आपने स्पेकुलेटिव ग्रोथ में अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ रिस्क होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहां पे रिटर्न आपको आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो कितने तरह के फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं? पहला शॉर्ट टर्म, जो जीरो जीरो से लेकर 3 साल तक हो। दूसरा है मीडियम टर्म। तीसरा है लॉन्ग टर्म। और जो चौथा है वो ऑनगोइंग इनकम। और पांचवा है स्पेकुलेटिव ग्रोथ। तो इस तरीके से हम लोग एक हमारे फाइनेंशियल गोल्स को प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा आपको टिप्स देने वाला हूं। अगर मान लीजिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट करना है तो उनके कौन कौन से गोल्स हो सकते हैं, और कितने टाइप के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, उनकी एज क्या हो सकती है। देखिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए हमने इन्वेस्टर के टाइप, रिटेल इन्वेस्टर, आप हम लोगों ने पढ़ा रिटेल इन्वेस्टर, हम लोगों ने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फैमिली ऑफिसर, सॉवरेन गोल्ड। ये एक इन्वेस्टर के टाइप्स हैं। और हम लोग हमारे अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर हम एक कॉमन पर्सन हैं, तो एक एक पर्टिकुलर पर्सन के कौन कौन से स्टेज होते हैं, उनकी क्या क्या गोल्स हो सकते हैं। जैसे मैं यंग हूँ, तो एक यंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकता है जिसकी एज है 20 से 30 साल। अब उसके क्या गोल हो सकते हैं? ऑब्वियसली उसका गोल हो सकता है, जो अगर कोई यंग पर्सन है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है। फिर 30 से 50 साल के बाद क्या होता है? फिर रिटायरमेंट गोल हो सकता है, बच्चे की शादी हमारा गोल हो सकता है, या कुछ हमारा घर हमारा एक गोल हो सकता है। प्री रिटायरमेंट, प्री रिटायरमेंट में क्या होता है भाई, मैंने क्या किया, कुछ अपना कैपिटल सेव करके रखा। क्या रखा? कैपिटल सेव करके रखा, ताकि जब भी मैं रिटायर हूं तो मुझे कहीं ना कहीं कोई फंड मिलता रहे। फिर उसके बाद कौन सा है? रिटायरी। रिटायरी कौन होते हैं? जो रिटायर हो जाते हैं एक एज के बाद, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं और अच्छा अच्छा प्लान करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा एज का नॉलेज है। उसके बाद कौन से इन्वेस्टर होते हैं? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, HNWI। ये ये बहुत अच्छे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमने आपको बता ही दिए। वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर हो सकते हैं। कोई सोशली रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर हो सकता है, कोई स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर या ट्रेडर को भी हम लोग हमारा पैसा दे सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर के टाइप हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में जो देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कि भाई जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल ग्रोथ के लिए। किसके लिए करते हैं? भाई हमने जो पैसा लगाया वो पैसा हमारा बढ़ना चाहिए। फिर हमारा कैपिटल सेव होना चाहिए। भाई हमें जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो हमारा कैपिटल क्या होना चाहिए? सेव होना चाहिए। और हमें एक इनकम आती रहनी चाहिए। मैं जब रिटायर हूं तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो मुझे मिल जाए। टैक्स एफिशिएंसी भी, आप टैक्स बचाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या कोई आपका बहुत बड़ा गोल हो, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट के टाइप बता चुका हूं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। उसके बाद शॉर्ट टर्म का मैं आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा। भाई जैसे मैंने भी आपको बताया कि 3 या 5 तरह के इन्वेस्टमेंट हमारे गोल हो सकते हैं, जैसे ऑन गोइंग इनकम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। तो शॉर्ट टर्म कौन सा हो सकता है? मुझे घूमने जाना है और मुझे एक साल बाद 1 लाख रुपए चाहिए। मीडियम टर्म में मुझे कार बाय करना है। लॉन्ग टर्म में मुझे मान लीजिए कोई घर बाय करना है या मुझे कोई फंड चाहिए। तो इस तरीके से आपके अलग अलग गोल हो
सकते हैं। अब हम लोग देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप क्या है, फिर हमने पढ़ा एसेट्स कौन कौन से होते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा इन्वेस्टमेंट के टाइप्स या इन्वेस्टर के टाइप, फिर हम लोगों ने पढ़ा इन्वेस्टर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फिर हमने फाइनेंशियल गोल्स पढ़े, कितने तरह के फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से हमारे गोल हो सकते हैं, या हमारे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखिए, अब हम लोग टाइम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि मुझे अगर टाइम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमारे कौन कौन से गोल हो सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे चाहिए इमरजेंसी फंड, क्या चाहिए, इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड का तो गोल, कभी भी इमरजेंसी फंड की हमें रिक्वायर पड़ सकती है, तो उसका टाइम होरिजोन क्या होता है, 0 से 1 साल। और इन्वेस्टमेंट अगर देखिए, इमरजेंसी फंड कहाँ से निकालते हैं हम लोग, सेविंग अकाउंट से। कहाँ से निकालते हैं, सेविंग अकाउंट से। तो सेविंग अकाउंट में ओबियसली हमारा पैसा रखा है, तो रिस्क भी क्या होगा, बहुत कम होगा। फिर मुझे मान लीजिए मुझे पैसा चाहिए एक वैकेशंस के लिए, या मुझे कोई गैजेट परचेज करना है, तो उसके लिए मुझे मोबाइल परचेज करना है। तो ये तो बहुत छोटा मतलब एक गोल है जो मुझे 1.5 साल में पूरा करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरा पैसा या तो सेविंग करूँगा, या मैं क्या करूँगा, एक ऐसे फंड में पैसा लगाऊंगा जिसकी ड्यूरेशन क्या हो, बहुत छोटी है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फंड में मेरा पैसा लगाऊंगा, तो उसमें रिस्क ऑब्वियसली कम होगी। फिर जो थर्ड होता है वो, मान लीजिए मेरा एक गोल है, कौन सा गोल है, मुझे अपने हाउस की एक डाउन पेमेंट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो फंड है या तो मैं उसको म्यूचुअल फंड में लगा दूँ, या मैं एक ऐसी जगह पैसा लगा दूँ जहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाए और मुझे कुछ इंटरेस्ट भी आता रहे, और जब मुझे घर खरीदना हो तो मैं उस पैसों से अपना टाइम पेमेंट दे सकूं। मेरा एक फाइनेंशियल गोल मेरे बच्चे की एजुकेशंस भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे की एजुकेशन, अभी मेरा बच्चा छोटा है और मुझे उसे पढ़ाना है, तो उसका जो गोल रहेगा वो 5 से 15 साल का बाद का मेरा गोल होगा। तो मैं या तो चाइल्ड एजुकेशन प्लान में मेरा फंड लगा दूं, या मैं कोई ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा दूं जो मुझे 15-20 साल देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अलग-अलग आपके गोल हो सकते हैं, मैरिज एक्सपेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट के लिए आपको पता है हम लोग, कोई भी बंदा जब जॉब करता है तो वो अपना एक पैसा, कुछ सैलरी का कुछ पार्ट देता है पेंशन के लिए, पीएफ के लिए, या ईसीएस के लिए अपना पेमेंट देता है, क्या नहीं देता? वो क्यों देता है? वो इसलिए अपना पेमेंट देता है कि जब भी वो रिटायर हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मेरा जो जमा किया हुआ पैसा है वो मुझे मिल जाए और मेरे को ऐन वक्त पे पैसों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसी तरीके से अलग-अलग गोल आपके हो सकते हैं। और कौन से गोल आपके हो सकते हैं? आपका वेल्थ क्रिएशंस हो सकता है, मुझे घर को रिनोवेट कराना है, या मुझे कोई एक ऐसी, कोई मेरे पास एक पैसिव इनकम आती रहनी चाहिए। पैसिव इनकम कहाँ से आती है? ऑब्वियसली रियल एस्टेट्स, आपके पास कोई मकान है वहाँ से आपके पास इनकम आ रहा है, या आपने कोई ऐसे स्टॉक में पैसा लगा रखा है जहाँ से आपको क्या आ रहा है, डिविडेंड आता जा रहा है। तो आप समझ गए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट में अलग अलग आपके फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से। तो एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चंस आपके पास आ गया कि भैया इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो आप बता सकते हैं इकोनॉमिकल, सोशल, जियोपॉलिटिकल्स, टेक्नोलॉजिकल्स, और कौन से अलग कंट्रीज, जैसे जियो, जो बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, तो हमारे जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, वाई इन्फ्लामेशन मैटर्स। भाई इन्फ्लामेशन क्यों मैटर करता है? देखिए, इन्फ्लामेशन इसलिए मैटर करता है सर, देखिए, आज मैंने कहीं 5 लाख रुपए डाले,
और मुझे उस 20 साल बाद उस 5 लाख का जो मुझे पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 10 लाख रुपए। तो 20 साल बाद अगर आप देखेंगे तो 20 साल बाद उस 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीजें धीरे धीरे महंगी होती जा रही हैं। तो अगर मेरे को जहां इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पे मुझे रिटर्न भी इन्फ्लामेशन के हिसाब से मिलना चाहिए ताकि मैं उस पैसे को यूज कर सकूं। जैसे एक एग्जांपल है, देखिए मैंने 20 लाख रुपए मुझे 10 साल बाद चाहिए मेरे चाइल्ड के एजुकेशन के लिए। कितने चाहिए? योर गोल्स इज टू सेव 20 लाख रुपए फॉर योर चाइल्ड कॉलेज इन 10 ईयर्स। तो मैंने क्या किया, इफ एजुकेशन इन्फ्लामेशन एवरेज 6%, अगर मान लीजिए हर साल 6% फीस में या एजुकेशन की फीस में इन्फ्लामेशन आता है, तो मुझे फ्यूचर में कितना कॉस्ट चाहिए 20 लाख के हिसाब से? 35 लाख रुपए। तो मुझे 10 साल बाद 20 लाख नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए? 35 लाख रुपए। तो मुझे जो मेरा इन्वेस्टमेंट मैंने किया है तो वहां पे मुझे इंटरेस्ट भी किसके हिसाब से आता रहना चाहिए? इन्फ्लामेशन के हिसाब से। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी आप पैसा लगा रहे हैं उस पैसे का रिटर्न आपको फ्यूचर के हिसाब से मिलना चाहिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं द पुल अप्रोच इन फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई अगर हमें किसी को अप्रोच करना हो या मान लीजिए हमें ही कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो तो हमारी क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आपको किसी को फाइनेंशियल या किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अप्रोच करना है तो सबसे पहले तो आपको ये एक आइडिया होना चाहिए कि भाई कितना अमाउंट आपको चाहिए और आपके पास अभी कितना अमाउंट है, कितनी आपके पास टाइमलाइन है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉमन फाइनेंशियल पूल्स। कौन से हैं? कॉमन फाइनेंशियल पूल्स। तो कॉमन फाइनेंशियल पूल्स में सबसे पहला लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल में कौन सा फंड आता है? इमरजेंसी फंड, डेली नीड्स। दूसरा है सिक्योरिटी पुल, भाई आपको जो पैसा चाहिए वो 2 से 7 साल बाद चाहिए। एक होता है ग्रोथ पुल, भाई अभी जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है वो जो मुझे पैसा चाहिए वो चाहिए मुझे 7 साल बाद। तो कौन कौन सी अप्रोच है? सबसे पहली जो अप्रोच है उसको बोला गया है लिक्विडिटी पुल, जब आपको पैसों की जरूरत हो 0 से 1 साल के बीच में। फिर दूसरा है सिक्योरिटी पुल, जब आप पैसों की जरूरत हो 2 से 7 साल के बीच में। और तीसरा है जब आपको पैसों की जरूरत पड़े 7 साल से ज्यादा। तो लिक्विडिटी पुल में कौन कौन सा आपको आ गया? जैसे सेविंग अकाउंट, सिक्योरिटी पुल में एफडी, डिबेट फंड, और ग्रोथ पुल में स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एनपीएस और पीपीएफ। तो देखिए भाई अगर भाई हम ये पुल अप्रोच कर क्यों रहे हैं? देखिए अगर हम लोग किसी से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर हमें पूरी अप्रोच उसकी क्लियर होगी, भाई जैसे भाई उसको पैसा किस लिए चाहिए, कितने टाइम बाद उसको पैसा चाहिए, फिर हम लोग भाई आपको जो पैसा आपको जो चाहिए वो आपको मतलब जरूरत आपको पड़ गई तो क्या आपको अभी पैसा चाहिए या आप 2-4 दिन वेट कर सकते हैं, या फिर जो आप पैसा दे रहे हैं वो पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म नीड के लिए दे रहे हैं। और जब आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी तो आप जो उसके लिए एक अप्रोच क्रिएट करते हो, कहीं वो अप्रोच फ्यूचर में होने वाली इन्फ्लामेशन को मैच करती है या नहीं करती। तो देखिए अगर आपके पास पूरी अप्रोच क्लियर होगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक 35 साल का एक व्यक्ति है, उसकी क्या अप्रोच हो सकती है? जैसे भाई उसकी 35 ईयर्स का, भाई उसके पास कुछ 1.5 लाख रुपए मान लीजिए उसके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। 5 लाख रुपए वो कहीं म्यूचुअल फंड में डाल सकता है, बाकी का पैसा वो कहीं एसआईपी या उसमें कहीं डाल सकता है कि भाई मेरे को ये पैसा चाहिए। फिर फिर आ रहा है आई डोनेशंस, भाई मेरे को भाई एक इतना पैसा चाहिए फ्यूचर में
कि भाई मैं इस पैसे को कहीं यूज़ कर सकूँ, कहीं मेरे मेरे बच्चों को दे सकूँ या मैं कहीं डोनेट कर सकूँ। तो देखिए, आप अगर आपके पास एक प्रॉपर आपके पास अप्रोच होगी, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करके चल सकते हैं। देखिए, एक अप्रोच और एक ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्रेडिशनल बजटिंग और पुल अप्रोच में क्या फ़र्क होता है। देखिए, ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है, जैसे वन बिग फंड फॉर ऑल गोल्स। भैया आपके पास अभी पैसा होना चाहिए, पर आपके पास अगर आपके पास पुल अप्रोच होगी, तो घर के लिए अलग पैसा, बच्चे की एजुकेशन के लिए अलग पैसा, रिनोवेशन के लिए अलग पैसा, कार खरीदने के लिए अलग पैसा। तो अगर आपके पास एक पुल अप्रोच होगा, तो आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह कर सकते हैं, ताकि आपकी सारी डिमांड पूरी हो। उसके बाद है, देखिए, ट्रेडिशनल बजटिंग में ले गोल स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। देखिए, आपके पास कोई गोल नहीं है, तो आप पैसे को कैसे मैनेज करेंगे। पर पुल अप्रोच में आपका एक एक इन्वेस्टमेंट और एक एक गोल क्या होगा, बिल्कुल प्रिपेयर होगा। फिर देखिए, ट्रेडिशनल बजटिंग में आप अपने पैसे को ट्रैक नहीं कर सकते, बट पुल अप्रोच में क्या होगा, बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा कि आपने पैसा कहां पे लगाया है। तो भैया हमने जो टॉपिक हमारा जो फर्स्ट था इस लैंडस्केप चैप्टर का, वो हमने डिटेल में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा इन्वेस्टमेंट के टाइप, फाइनेंशियल गोल के टाइप, इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कितने टाइप के एसेट्स होते हैं, क्या फायदा इन्वेस्टमेंट का होता है, पुल अप्रोच का क्या फायदा है। तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट, लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो भैया देखिए, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है सेविंग। देखिए, सेविंग एक शॉर्ट टर्म के लिए की जा सकती है, पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है लॉन्ग टर्म गोल के लिए। सेविंग में रिस्क क्या होता है, सेविंग है, कहीं बढ़ भी नहीं रहा तो रिस्क कम है। पर इन्वेस्टमेंट करोगे, रिस्क भी आएगा अच्छा और रिटर्न भी बहुत अच्छा आएगा। रिटर्न क्या रहता है सेविंग में, 2 से 5%, पर अगर इन्वेस्टमेंट में 7 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 50 भी, कितना भी रिटर्न आ सकता है, मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड होता है। मनी इजिली लिक्विडेट हो जाती है। पर इन्वेस्टमेंट में देख, प्रॉपर्टी खरीदी बिकेगी तभी पैसा आएगा, पर आएगा जब मोटा आएगा। तो देखिए, ठीक है ना। और टाइम होरिजोन 0 से 3 साल, और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी किया जा सकता है। अब भाई, मनी क्यों सेव किया जाता है। देखिए, मनी आपको पता है, मुझे कोई इमरजेंसी फंड की नीड पड़ गई, मुझे किसी को पैसा देना, तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है फ्यूचर के लिए। जब मैं 20 साल का हूँ या मेरा बच्चा 20 साल का हो, तो मुझे किसी से पैसों की जरूरत नहीं पड़े, मैं एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूँ अभी 10,000 रुपए, तो 20 साल बाद मुझे 20 लाख मिल जाए या 25 लाख मिल जाए या मुझे 30 लाख रुपए मुझे मिल जाए। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आपको मैंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आपको मैंने अंतर बता दिया, क्यों सेविंग किया जाता है, क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाता है, सेविंग के और इन्वेस्टमेंट के गोल क्या क्या हैं। आपको समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब देखिए, इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता ही दिया। देखिए, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहले एक कॉमन पर्सन के दिमाग में क्या चीज घूमती है, पहला क्वेश्चन उसके मन में आता है, यार मैं अगर 10,000 रुपए दे रहा हूं, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, क्या मैं मेरा मनी तो लूज नहीं कर दूंगा, कितने साल के लिए मुझे पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के टाइम आदमी के पर्सन में बहुत सारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, रिटर्न कितना है, रिस्क क्या है, टाइम कितना लगेगा, क्या मनी इजिली विड्रॉल हो जाएगा, कोई टैक्स मुझे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे पैसों की सेफ्टी है क्या नहीं, तुम मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये जो मुझे पैसा मिलने वाला है ये क्या, जो भी मार्केट में कोई भी इन्फ्लामेशन या कोई भी उटक पटक हो जाए तो मेरे इन्वेस्टमेंट पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कुछ बेसिक चीजें भी होती हैं, वो भी आप लोग मन में क्वेश्चंस रहता ही है।
तो अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि सर मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो क्या रिस्क रहेगा, मैंने स्टॉक में पैसा लगाया तो क्या रिस्क रहेगा, मैंने गोल्ड में पैसा लगाया। तो अब मैं डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के बारे में स्टडी करने वाला हूं कि अगर मैं मेरा पैसा स्टॉक में लगाऊं तो कितना रिस्क है, मेरा पैसा गोल्ड में लगाऊं तो कॉमन सेंस वाली बात है। देखिए, अगर आप स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं तो रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, रिस्क भी हाई रहता है, आप मनी अपना इजिली निकाल सकते हैं। स्टॉक में पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। बॉन्ड बॉन्ड में रिटर्न थोड़ा कम आता है तो रिस्क भी कम है। बॉन्ड का पैसा अगर आपको निकालना हो तो आपको एक दो दिन वेट करना पड़ेगा। रियल एस्टेट रिस्क तो होगा पर रिटर्न अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। गोल्ड गोल्ड में आपको पता है, गोल्ड में आपको पता है जो रिटर्न आता है वो रिटर्न आता है गोल्ड में बहुत। तो गोल्ड में आप लोगों को पता है जो रिटर्न आता है वो रिटर्न आता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। कैश क्रिप्टो करेंसीज में जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये मैंने आपको बताया है कि अगर आप पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें तो उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट एसेट्स अलोकेशंस। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। देखिए कि भाई आप स्टॉक में पैसा लगाएं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो आप कहां कहां लगा सकते हैं। अगर आपको स्टॉक और शेयर में आपको पैसा लगाना है तो आप कोई भी डीमेट अकाउंट खोलकर उसमें पैसा लगा सकते हैं। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, इंडेक्स फंड में आप लोग पैसा लगा सकते हैं। आप टैक्स सेविंग अगर आपको करनी है तो आप इलेक्स टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने कुछ पैसा होता है या कुछ ऐसे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें सबसे पहला इक्विटी में अगर आपको पैसा लगाना है तो कहां कहां लगा सकते हैं, स्टॉक्स में, इंडेक्स में और म्यूचुअल फंड में। फिर दूसरा है कि सर मुझे कुछ ऐसा बताइए जहां से मेरे को एक पर्टिकुलर इनकम आती रहे। तो अब आप एफडी में पैसा लगा दो, गवर्नमेंट बोर्ड में पैसा लगा दो, कोई ऐसे डिबेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। तो आप ऐसी जगह पैसा लगा सकते हैं। फिर आप पैसा कहां लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में। आप रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लो, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लो या कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप पैसा लगा सकते हैं। गोल्ड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना हो तो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने के तरीके हैं जिनमें सबसे पहला तरीका है फिजिकल गोल्ड। कौन सा तरीका है, फिजिकल गोल्ड। गोल्ड के एटीएफ में आप पैसा लगा सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप पैसा लगा सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में आप पैसा लगा सकते हैं। फिर है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में। तो कैश में कि भाई सेविंग अकाउंट में पैसा रख लो, आप कोई मनी मार्केट कोई पॉलिसी जो उसमें आप पैसा लगा दो। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, भाई आप क्रिप्टो करेंसीज में लगा दो, कमोडिटीज में लगा दो, कोई हैज फंड में लगा दो। तो भाई ये इन्वेस्टमेंट के टाइप हैं जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। मैं पहले ही आपको इन्वेस्टमेंट में ड्यूरेशंस के बारे में बता चुका हूं, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशंस और फिर मीडियम टर्म ड्यूरेशंस। तो मैंने आपको ये भी बता चुका हूं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना हो तो आप अपने बैंक में पैसा रख सकते हैं, एफडी करा लें। अगर आपको मॉडरेट या मीडियम टर्म में चाहिए तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको चाहिए तो आप इंडेक्स में पैसा लगा लें, आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगा लें, कोई रियल एस्टेट में पैसा लगा लें। तो मैं आपको ये बता चुका हूं ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। देखिए, अब एक छोटा सा एक आप लोगों को एक नॉलेज, रिस्क की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि रिस्क क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, आपको रिस्क के बारे में बात करूं। देखिए, अगर आपने इक्विटी में फंड लगाया तो रिस्क हो सकता है 20%, डिबेट में 60%,
10% मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो अपना पैसा लगा रहे हैं, कहाँ लगा सकते हैं? भाई अगर आपको रिस्क चाहिए कम, तो आप 20% इक्विटी में लगा दो, 60% डिबेट में, 10% गोल्ड, 10% कैश। आपको मॉडरेट रिस्क चाहिए तो 40% इक्विटी में, स्टॉक में, फिर 40% डिबेट में, 10% गोल्ड और 10% कैश में। और आपको चाहिए भाई मेरे को हाई रिस्क और मेरे को पैसा चाहिए ज़्यादा, तो 70% इक्विटी में, 20% डिबेट में, 5% गोल्ड और 5% ये। तो भैया आप इस तरीके से अलग अलग अपने रिटर्न बना सकते हैं पैसे इन्वेस्टमेंट करने के। सो हम लोग देख चुके हैं जिस तरीके से हमें रिटर्न चाहिए उसके हिसाब से हम लोग हमारे एसेट्स को क्या कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं आपकी एज के हिसाब से, आपकी मंथली इनकम के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से, या कोई आपका कोई प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हो, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग गोल बना सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में, जो है टॉपिक नंबर 4, कि भाई इन्वेस्टमेंट में रिस्क कौन कौन से। तो सबसे पहला रिस्क है मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क का मतलब है कि रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू ओवरऑल मार्केट फ्लक्चुएशंस। मतलब जो आपको जो भी रिस्क आ रहा है, मार्केट रिस्क जो आपको आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या हो चुका है, क्रैश। तो पहला जो रिस्क है वो कौन सा रिस्क है, मार्केट रिस्क। फिर सेकंड जो रिस्क आता है वो आता है क्रेडिट रिस्क। देखिए क्रेडिट रिस्क क्या होता है, जैसे भाई आप मान लीजिए किसी से लोन ले रहे हैं, और लोन लेते वक्त मतलब मान लीजिए आप एक डिफॉल्टर हो गए। क्या हो गए आप, डिफॉल्टर। क्यों हो गए? क्योंकि आपने कंपनी को लोन पे नहीं किया है। तो ये भी आपका एक रिस्क हो सकता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर हो सकता है इन्फ्लामेशन रिस्क। इन्फ्लामेशन रिस्क कौन सा होता है भाई, एफडी मान लीजिए, जो भी आपने आप रिटर्न एक्सपेक्ट करके बैठे थे, या जो रिटर्न आपको चाहिए था वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एफडी के रिटर्न में क्या हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुका है। फिर हो सकता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। भाई आपने कहीं से लोन लिया या आपने किसी को पैसा दिया, तो क्या हुआ भाई, जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? वो रिड्यूस हो गया या वो बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं वो आपके इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर सकता है। फिर होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क कौन सा होता है, रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सेल ए इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने जो खरीद लिया, अब आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा या कोई स्टॉक खरीदा, पर आपको कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, तो आप बेचेंगे कैसे? तो ये भी हमारा एक रिस्क है। फिर री इन्वेस्टमेंट रिस्क, कि भैया मैं इसको इन्वेस्ट करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मुझे पहले इसमें इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं मिला। एक करेंसी रिस्क भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे अलग अलग रिस्क होते हैं। पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो सकता है। तो कौन कौन से रिस्क हमने देखे, मार्केट रिस्क हमने देखा, क्रेडिट रिस्क इसमें हमने देखा, करेंसी रिस्क देखा, लिक्विडिटी रिस्क हमने देखा, इंटरेस्ट रेट रिस्क देखा, इन्फ्लामेशन रिस्क देखा, पॉलिटिकल रिस्क देखा, और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। तो भैया ये रिस्क हैं सर इन्वेस्टमेंट में, इश्यूज हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंस क्या है। भाई डिफरेंस तो देखना पड़ेगा ना भाई, इन्वेस्टमेंट रिस्क में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे क्रेडिट रिस्क है, क्या है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए मार्केट रिस्क डिपेंड करता है टोटली मार्केट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, मार्केट पे। और क्रेडिट रिस्क किस पे डिपेंड करता है, क्रेडिट रिस्क डिपेंड करता है भाई हमने कोई लोन दे पाए क्या नहीं दे पाए। इन्फ्लामेशन जो रिस्क है ये हम पे डिपेंड नहीं करता, ये गवर्नमेंट इसको मेजर करती है। लिक्विडिटी रिस्क भी आ सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आप देख सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि क्रेडिट रिस्क लिक्विडिटी रिस्क में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको बात करने वाला हूं यहाँ पे, ये सब एक छोटी सी चीज है। जैसे भाई कौन कौन से सिस्टमेटिक रिस्क है, ये भाई सिस्टमेटिक रिस्क कौन कौन से, मार्केट रिस्क, इन्फ्लामेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल, ये सब सिस्टमेटिक रिस्क है। पर अनसिस्टमेटिक कौन से हैं, क्रेडिट रिस्क। क्योंकि पता नहीं हो, हमें थोड़ी पता है कि भाई मैं लोन दे पाऊंगा क्या नहीं दे पाऊंगा।
मेरी प्रॉपर्टी बिक पाएगी कि नहीं बिक पाएगी, ये री इन्वेस्टमेंट मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ये तो सब अनसिमेट्रिकल रिस्क है, मुझे पता नहीं है, तो ये सिस्टमेटिक है नहीं। तो अब मुझे अगर इसको रिस्क को मेजर करना हो तो मैं कैसे मेजर कर सकता हूं? देखिए, मेजरमेंट के कुछ टूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस में मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने रिटर्न को मैनेज कर सकता हूं कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। बीटा, बीटा किसको मेजर करता है? स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को। शार्प रेशो, शार्प रेशो से मैं क्या कर सकता हूं? रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न, मैं क्या करूंगा? रिटर्न माइनस रिस्क माइनस ये फ्री रेट कर लूंगा। अल्फा, अल्फा क्या काम में आता है? मेजर एक्सेस रिटर्न को करता है ये। वैल्यू एट रिस्क, एस्टिमेट पोटेंशियल लॉस। तो यार ये कुछ बेसिक जो रिस्क मेजरमेंट के टूल हैं, तो आप इनको पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। और कौन कौन सी जो मैं रिस्क को और कैसे मैनेज कर सकता हूँ? देखिए, टूल से तो मैं देख सकता हूँ। देखो, टूल कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल होता है, मैं कैसे निकालूं, पर एक बेसिक होता है रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। क्या है भाई? मैं अपने इन्वेस्टमेंट को आधा पैसा स्टॉक में डाल दूं, बॉन्ड में डाल दूं, गोल्ड में डाल दूं, रियल एस्टेट में डाल दूं, तो मेरे को प्रॉपर असेट अलोकेशंस आना चाहिए कि गोल्ड में कितना डालना है, इक्विटी में कितना डालना है, डिबेट में कितना डालना है। तो ये सब जब मुझे थोड़ा थोड़ा पता होगा, तो मैं वहाँ पे एक बहुत अच्छा पैसा लगा सकता हूँ। तो आपको पता चला आपको पैसा कैसे अपना इन्वेस्ट करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपना तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर मैं एसआईपी करा सकता हूँ, एक सिस्टमेटिक एसआईपी। मैं फंड को हैज कर सकता हूँ, इमरजेंसी के लिए कुछ फंड रख सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकता हूँ। मैं मेरे एक अवॉइड कंसंट्रेशन, मतलब मैं क्या करूँगा? ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा। मान लीजिए कहीं माइनस आ रहा है स्टॉक में पैसा, तो मेरे को टेंशन नहीं लेनी है, और मुझे एक टाइम देना है। मेरे को टाइम होरिजन समझना पड़ेगा कि मैंने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है 7 महीने के लिए, 7 साल के लिए किया, तो मैं बार बार उसको क्यों देखूं? और मुझे उसको स्टे इन, देखो, रिव्यू करना चाहिए इंटरेस्ट को, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको, पर बार बार मत देखो। तो आपको समझ में आई क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करना है, ताकि अगर डाइवर्सिफाइड होगा तो रिस्क क्या होगा? कम होगा। फिर एसेट अलोकेशन, अगर आपने पैसे को सही सही जगह डाला है तो रिस्क भी बहुत कम। एसआईपी आपने किया, रीबैलेंस किया, फंड को हैज किया, इमरजेंसी फंड आपने मैनेज करके रखा। तो अगर आपने ये सब चीजें करके रखी हुई हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत कम होगा। फिर है बिहेवियरल बाइसेस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो मुझे रिटर्न देगा ही। देखिए, वो दे भी सकता है और वो नहीं भी दे। तो सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना चाहिए। दूसरे को नहीं सुनना चाहिए, भैया वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा, नो सर। पहले स्टडी करें लॉस एवर्शंस। देखिए, लॉस का आपको डर नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर बन के रहो। आपने सारी चीज देखकर स्टडी की है ना। एक गुस्से में एंकरिंग बाइस, एंकरिंग बाइस का मतलब होता है आप किसी को सुनकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नो सर, टीवी न्यूज पे मत देखिए, खुद की स्टडी करिए फिर इन्वेस्टमेंट करिए। कंफर्मेशन बाइस, देखिए, confirmation bias, looking only for information that support existing beliefs, ignoring red flags और contradictory data। देखिए, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें ना सर, सबसे पहली चीज अभी हम लोगों ने देखा, एक तो एंकरिंग, किसी को सुनकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है चाहिए। जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा केयरफुली आप इन्वेस्टमेंट करें, किसको सुन के नहीं करें, कोई कन्फर्मेशंस आपके पास उसको नहीं करें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, मेंटलिटी आप बना के रखें। लूज, आपको अपना जो आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप अपना मन हल्का नहीं करना है। रिसेशनरी बाइस, गिविंग टू मच वेट टू रिसेंट इवेंट, भाई कोई पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है और आप उसी को वेटेज दे रहे हैं। नो सर। डिस्पोजिशन इफेक्ट,
आप सेलिंग विनर टू अर्लियर एंड होल्डिंग लूज टू लॉन्ग। देखिए, एक डिस्पोजिशन इफेक्ट क्या होता है, आप क्या करते हैं सर, आपने क्या किया, किसी चीज को होल्ड करके आप बैठे हैं और आपने उसको बेचा नहीं। सर आपको उसको जब बेचना है तो आपको उसको बेचना पड़ेगा, आप होल्ड नहीं करके बैठ सकते। या आपने उसको बहुत जल्दी बेच दिया, तो सर थोड़ा पोजीशंस का ध्यान रखें। आप अपनी मेंटल अकाउंटिंग भाई अपने आप को थोड़ा मैनेज करके रखें, एबिलिटी बायस एंडोवेंट स्टेटस क्यूएस। तो सर ये देखिए, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इजीली रिकॉल्ड और रिसेंट इंफॉर्मेशन। सर नो, किसी पे विश्वास नहीं करना है सर, अपनी स्टडी करो इन्वेस्टमेंट के लिए। किसी को सुनो मत, किसी को प्रिफर मत करो, किसी को ये ट्रीटिंग मनी डिफरेंट बेस्ड ऑन इट शॉस और यूज, नो सर। तो ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई कौन कौन सी एक झूठी अफवाहों पे बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो ध्यान रखिए सर। अवॉइड कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। रिटर्न पहले तो सबसे पहले क्या करिए, अपना रिटर्न गोल डिसाइड करिए, रूल डिसाइड करिए, फंड को डाइवर्सिफाइड करिए, हैज फंड यूज करिए, एसआईपी करिए। तो ऐसी अगर आप चीजें करके रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ए इन्वेस्टर बाई ए स्टॉक 100 एंड फॉल्स 70 रुपीज ड्यू टू, अब क्या होगा, ड्यू टू लॉस एवेशन एंकरिंग दे रिजल्ट टू सेल, वो सेल कर देगा। दे इग्नोरिंग न्यू डाटा शो द कंपनी परफॉर्मेंस, ऐसा भी हो सकता है। दे होल्ड अ स्टॉक, भाई वो ज्यादा दिन तक स्टॉक होल्ड करके रखे तो ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो देखिए, एक अफवाह बहुत सारी चीजें आपको करा सकती है। तो देखिए, रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा आप ध्यान रखें। अब टाइप ऑफ रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और अग्रेसिव। कंजर्वेटिव जो लो ड्यूरेशन के लिए हो, जैसे 0 से, तो आप अपने फंड को, अगर आपको कंजर्वेटिव रिस्क चाहिए तो आप अपने फंड का 10 से 20% इक्विटी, 70 से 80% डिबेट और 10% गोल्ड या कैश। और आपको चाहिए मॉडरेट रिस्क तो 40 से 60% इक्विटी, 30 से 50% डिबेट और 10% गोल्ड। अग्रेसिव चाहिए सर, रिटर्न अच्छा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं रिस्क की, तो 70 से 90% इक्विटी, 10 to 20% डिबेट और 5% गोल्ड में आप यहाँ डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं। अब असेट्स एलोकेशंस क्या, देखिए देखिए एसेट्स अलोकेशन सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, जिस तरीके का आपको रिस्क चाहिए उसी तरीके से अपने फंड को आप मैनेज करो। अगर आपने फंड को अपने मैनेज नहीं किया तो देखिए, कौन कौन से मैं आपको बता ही चुका हूँ, इक्विटी, डिबेट, गोल्ड, ये सब एसेट्स हैं। तो आपको यहाँ पे कितना पैसा डालना है, इसमें क्या रिस्क रहने वाली है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी आप एसेट्स अलोकेट करें ना, तो वो सबसे पहले तो एज बेस्ड एलोकेशंस भी, भाई मेरा बच्चा 5 साल का है, 20 साल बाद पैसा चाहिए, ड्यूरेशन के हिसाब से स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, कब पैसा चाहिए, टाइम ड्यूरेशन। तो सर सब कुछ स्ट्रेटेजी बना के करिए। आपको पहले कंजर्वेटिव, मॉडरेट और अग्रेसिव के बारे में बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आता है डू इट योर सेल्फ वर्सेज टैकिंग प्रोफेशनल। देखिए, ऑब्वियसली मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा सर तो पैसा तो नहीं लगेगा, पर मुझे नॉलेज कम होगी। पर अगर मैं किसी प्रोफेशनल की मदद लूँगा तो प्रोफेशनल की मदद लेने में क्या होगा सर, वो एक्सपर्टीज़ होगा, फीस लग सकती है, टाइम मेरा सेव होगा, मुझे उससे बार बार गाइडलाइन मिलेगी। तो ऐसे ये एक पूरा चैप्टर था इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप का, जिसके अंदर हमने डिटेल में पढ़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के टाइप क्या हैं, इन्वेस्टमेंट को कौन कौन इफेक्ट करता है, इन्वेस्टर कितने टाइप के हैं, रिस्क क्या होता है, रिस्क कितने टाइप्स की होती है, रिस्क को हमको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, एसेट क्या होते हैं, एसेट्स को किस तरीके से अलोकेट करना चाहिए, कौन कौन से एसेट्स हैं, उसमें कितना कितना रिस्क होता है, अगर हम लोग खुद इन्वेस्टमेंट करें या दूसरे को हायर करें तो उसमें क्या फ़र्क होता है। तो हमने कंप्लीटली ये पूरा पहला जो चैप्टर है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है।